नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हिंदी विषय का सी-टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आज के प्रश्नों का स्तर काफ़ी कठिन रहने वाला है, तो सावधानी पूर्वक हल कीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख पाना। विकल्प बी, पाठ्यपुस्तक के सभी कठिन शब्दों के अर्थ याद करना। विकल्प सी, शिक्षक के बिना किसी त्रुटि के शुद्ध सुलेख लिखना। विकल्प डी, केवल मातृभाषा में अपनी बात को लिखकर प्रस्तुत करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख पाना प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का प्रमुख उपयोग क्या है? विकल्प ए, बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना। विकल्प बी, बच्चों को भाषा के रंग बिरंगे परिवेश से परिचित कराना। विकल्प सी, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। विकल्प डी, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बच्चों को भाषा के रंग बिरंगे परिवेश से परिचित कराना। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है क्योंकि? विकल्प ए, इससे शिक्षकों को अनेक भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है। विकल्प बी, ये बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण प्रक्रिया को जटिल बनाती है। विकल्प सी, ये बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और शिक्षण को समृद्ध बनाती है। विकल्प डी, इससे दूसरी भाषा सीखने की गति धीमी हो जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, ये बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और शिक्षण को समृद्ध बनाती है। प्रश्न नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। विकल्प बी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। विकल्प सी, भाषा विचार को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। विकल्प डी, भाषा अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। प्रश्न नंबर 5, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प ए, भाषा के कठिन शब्दों का अभ्यास। विकल्प बी, परिवेश की सहजता और स्वाभाविक उपलब्धता। विकल्प सी, व्याकरण की पुस्तकों का अध्ययन। विकल्प डी, विद्यालय की औपचारिक परीक्षा प्रणाली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, परिवेश की सहजता और स्वाभाविक उपलब्धता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर का आधार है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विकल्प ए, सत्र के अंत में ली जाने वाली लिखित परीक्षा। विकल्प बी, पोर्टफोलियो जिसमें बच्चों के क्रमिक विकास का दस्तावेजीकरण हो। विकल्प सी, प्रतिदिन केवल मौखिक शब्दावली सुनना। विकल्प डी, बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऑनलाइन साप्ताहिक जांच। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, पोर्टफोलियो जिसमें बच्चों के क्रमिक विकास का दस्तावेजीकरण हो। मूल्यांकन पद्धति प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 7, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए, वर्णमाला के सभी अक्षरों की पहचान होना। विकल्प बी, पाठ्य सामग्री का अर्थ और संदर्भ समझना। विकल्प सी, बिना रुके तेज गति से पढ़ना। विकल्प डी, प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, पाठ्य सामग्री का अर्थ और संदर्भ समझना। प्रश्न नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करना। विकल्प बी, मेधावी छात्रों को आगे की कक्षाओं के लिए तैयार करना। विकल्प सी, पाठ्यक्रम को समय से पहले पूरा करना। विकल्प डी, विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसको इंग्लिश में रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, सुभाष अपनी कक्षा में बच्चों को प्रतिदिन नए शब्दों की सूची देता है और उनके वाक्य बनाने को कहता है। भाषा शिक्षण की यह विधि विकल्प ए, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। विकल्प बी, संदर्भ से काटकर शब्द सिखाने के कारण भाषा की स्वाभाविक समझ विकसित करने में कम प्रभावी हो सकती है।
विकल्प सी व्याकरण सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। विकल्प डी बच्चों के भाषा अर्जन को सबसे तीव्र गति देती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, संदर्भ से काटकर शब्द सिखाने के कारण भाषा की स्वाभाविक समझ विकसित करने में ये कम प्रभावी हो सकती है। प्रश्न नंबर 10, कक्षा में 1 और 2 के शुरुआती स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? विकल्प ए कठिन वर्तनी वाले शब्दों का श्रुतलेख, विकल्प बी मौखिक अभिव्यक्ति और बातचीत के अवसरों को, विकल्प सी व्याकरण की परिभाषाएं याद कराने को, विकल्प डी हिंदी वर्णमाला के लेखन अभ्यास को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, मौखिक अभिव्यक्ति और बातचीत के अवसरों को प्राथमिकता देनी चाहिए कक्षा 1 और 2 के शुरुआती स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 11, भाषा कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के प्रयोग का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए, ये मनोरंजन करती है, विकल्प बी, ये ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर अवधारणाओं को स्पष्ट और मूर्त बनाती है, विकल्प सी, इससे शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है, विकल्प डी, ये पाठ्य पुस्तक का विकल्प बनाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ये ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर अवधारणाओं को स्पष्ट और मूर्त बनाती है। देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, चौमस्की के भाषा अर्जन सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? विकल्प ए, बड़ों की नकल करके और पुरस्कार पाकर, विकल्प बी, जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र के माध्यम से, विकल्प सी, केवल औपचारिक विद्यालय शिक्षा के द्वारा, विकल्प डी, समाज के साथ निरंतर संघर्ष के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र के माध्यम से चौमस्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी है? विकल्प ए, किसी कविता को लय और हाव भाव के साथ सामूहिक रूप से गाना, विकल्प बी, शिक्षक द्वारा पढ़े गए पाठ को चुपचाप एकाग्रता से पढ़ना, विकल्प सी, किसी देखी हुई घटना पर अपने विचार मौखिक रूप से साझा करना, विकल्प डी, किसी समसामयिक विषय पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना। तो सबसे कम उपयोगी क्या है? तो यह हो जाता है हमारा बी, शिक्षक द्वारा पढ़े गए पाठ को चुपचाप एकाग्रता से पढ़ना, ये सबसे कम उपयोगी है मौखिक कौशल के विकास के लिए। प्रश्न नंबर 14, लेखन क्षमता के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विकल्प ए, सुंदर और मोती जैसे अक्षर लिखना, विकल्प बी, विचारों की मौलिकता और तार्किक अभिव्यक्ति, विकल्प सी, व्याकरण और वर्तनी की पूर्ण अशुद्धहीनता, विकल्प डी, निर्धारित शब्दों की सीमा का सख्ती से पालन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, विचारों की मौलिकता और तार्किक अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार की रचनाओं को सर्वाधिक स्थान मिलना चाहिए? विकल्प ए, जो बच्चों के जीवन अनुभवों से जुड़ी हों और जिनमें साहित्यिक रस हो, विकल्प बी, जो केवल उच्च कोटि के दार्शनिक और विचारों से परिपूर्ण हो, प्रश्न नंबर विकल्प सी, जिनमें केवल व्याकरणिक नियमों का संकलन हो, विकल्प डी, जो बहुत अधिक कठिन और अमूर्त हो। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो बच्चों के जीवन अनुभवों से जुड़ी हो जिनमें साहित्यिक रस हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उपयोग क्या है? विकल्प ए, छात्रों के सीखने की कमियों और कमजोरियों का पता लगाना, विकल्प बी, वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना, विकल्प सी, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विकल्प डी, शिक्षण पद्धतियों में बिना बदलाव किए पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, छात्रों के सीखने की कमियों और कमजोरियों का पता लगाना। प्रश्न नंबर 17, हिंदी शिक्षण में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए, कविता की हर पंक्ति का अर्थ रटना, विकल्प बी, रसास्वादन करना और आनंद की अनुभूति प्राप्त करना, विकल्प सी, कवियों के जीवन परिचय को याद रखना, विकल्प डी, कठिन शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, रसास्वादन करना और आनंद की अनुभूति प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 18, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, यह चेतन और औपचारिक प्रक्रिया है, विकल्प बी, इसके लिए विशेष शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होती है, विकल्प सी, यह सहज स्वाभाविक और अचेतन रूप से होती है, विकल्प डी, इसमें व्याकरण और नियमों का विशेष अभ्यास कराया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, ये सहज स्वाभाविक और अचेतन रूप से होती है भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में हिंदी शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विकल्प ए, सभी बच्चों के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकें लागू करना, विकल्प बी, विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले बच्चों की भाषा संबंधी जरूरतों को पूरा करना, विकल्प सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विकल्प डी, गृह कार्य की समय पर जांच करना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले बच्चों की भाषा संबंधी जरूरतों को पूरा करना। दोस्तों, आपने एक बात देखी होगी कि जो
जो लंबे विकल्प वाले प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, जो जिनको हम कठिन मानते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वही विकल्प सही होते हैं जो सबसे लंबे होते हैं। 4 में से जो सबसे लंबा विकल्प होगा वही सही होता है। सीटेट में लगभग 90% ये फार्मूला काम कर सकता है। तो आपको अगर समझ ना आ रहा हो कि कौन सा सही है, तो जो सबसे लंबा विकल्प हो वही सही हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। भाषा के 4 कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? विकल्प ए, ये चारों कौशल एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। विकल्प बी, ये चारों कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं और एक साथ विकसित होते हैं। विकल्प सी, पहले सुनना और बोलना सीखना अनिवार्य है, तभी पढ़ना लिखना आ सकता है। विकल्प डी, लिखना सबसे कठिन कौशल है जिसे अंत में सिखाया जाना चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ये चारों कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं और एक साथ विकसित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक साथ विकसित होते हैं। भाषा कौशल होते हैं 4, इनको शॉर्ट में कहते हैं शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न नंबर 21। अद्वैत अपनी कक्षा में बच्चों से बातचीत करते समय उनकी मातृभाषा के शब्दों को भी स्वीकार करता है। ये क्या होता है? तो कक्षा में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। बी, बच्चों की सांस्कृतिक अस्मिता का सम्मान करता है और सहज संप्रेषण में मदद करता है। विकल्प सी, हिंदी भाषा के शुद्ध स्पष्ट रूप को नष्ट करता है। विकल्प डी, परीक्षा में कम अंक लाने का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बच्चों की सांस्कृतिक अस्मिता का सम्मान करता है और सहज संप्रेषण में मदद करता है। प्रश्न नंबर 22। कहानी सुनने सुनाने की प्रक्रिया में बच्चों में किस गुण का विकास होता है? विकल्प ए, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और सुनने की सक्रिय क्षमता। विकल्प बी, केवल रटने की क्षमता। विकल्प सी, लंबी कहानियों को याद रखने का। विकल्प डी, व्याकरणिक नियमों का विश्लेषण का। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और सुनने की सक्रियता क्षमता का विकास होता है। प्रश्न नंबर 23। प्राथमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए, बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता और उसकी कठिनाइयों का आकलन करना। विकल्प बी, बच्चों को फेल या पास घोषित करना। विकल्प सी, बच्चों की तुलना आपस में करना। विकल्प डी, शिक्षक की शिक्षण शैली की आलोचना करना। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प ए, बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता और उसकी कठिनाइयों का आकलन करना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इसमें जो लंबे विकल्प वाले प्रश्न होते हैं उसमें सबसे लंबा जो विकल्प होता है वही सही होता है। हम देखते आए हैं कि 23 में हमारा जो सबसे लंबा है ए, ये सही हो गया। 24 में आप देखिए कौन सा सही होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास के संबंध में कौन सा विचार सही है? विकल्प ए, भाषा विचार से पूरी तरह स्वतंत्र होती। विकल्प बी, पहले विचार का जन्म होता है और भाषा उसी का अनुसरण करती है। विकल्प सी, भाषा ही सभी विचारों को निर्धारित करती है। विकल्प डी, भाषा केवल सामाजिक परिवेश की देन है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, और बी वाला सबसे लंबा है, बी वाला सही हो गया। 23 में भी बी वाला सही हुआ था और 24 में भी बी वाला सही होता है जो सबसे लंबा है, और 25 में भी इस हिसाब से ए वाला सही होना चाहिए जो कि सबसे लंबा। देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में पठन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? विकल्प ए, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के मौन पठन के साथ साथ विविध प्रकार की बाल पत्री और कहानियां पढ़ने का अवसर देना। विकल्प बी, शिक्षक द्वारा प्रतिदिन पाठ जोर जोर से पढ़कर सुनाना। विकल्प सी, कठिन शब्दों के अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखना। विकल्प डी, व्याकरण की नियमावली का पठन कराना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सबसे लंबा है यही सही होता है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के मौन पठन के साथ साथ विविध प्रकार की बाल पत्री और कहानियां पढ़ने का अवसर देना हिंदी भाषा की कक्षा में पठन कौशल को विकसित करने का सबसे प्रभावी उपाय है। 25 का हमारा सही हो जाता है ए। अब देखते हैं 26। बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्प ए, त्रुटियों को तुरंत कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए। विकल्प बी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह बताती हैं कि बच्चा सीख रहा है। विकल्प 3 सी, त्रुटियां इस बात का प्रमाण है कि बच्चे में पढ़ने की योग्यता नहीं है। विकल्प डी, त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वे समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। इसमें भी जो सबसे लंबा है वही सही हुआ है। तो आप समझ जाइए कि जो सबसे लंबा होगा, और लंबे विकल्प वालों में, छोटे वालों में नहीं, जो लंबे लंबे होते हैं एक एक लाइन के, उसमें सबसे लंबा विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 27। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से भरी कक्षा में एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए, सभी बच्चों पर मानक भाषा थोपना। विकल्प बी, विविधता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना और संवाद के अवसर देना।
विकल्प सी बच्चों की मूल भाषा का प्रयोग वर्जित करना। विकल्प डी केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। प्रश्न नंबर 28, प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिव राइटिंग सृजनात्मक लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? विकल्प ए ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए निबंध को ज्यों का त्यों उतारना। विकल्प बी किसी देखी हुई घटना या सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से वर्णन करना। विकल्प सी व्याकरण की परिभाषा लिखकर याद कराना। विकल्प डी कठिन शब्दों के 5-5 बार वाक्य बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। इसमें भी सबसे लंबा आंसर सही हुआ है। 29 नंबर, भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का प्रमुख लाभ क्या है? विकल्प ए विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ाना। विकल्प बी छात्रों के अधिगम के हर पक्ष का निरंतर आकलन कर समय पर सुधारात्मक उपाय करना। विकल्प सी वर्ष के अंत में परीक्षा परिणाम आसानी से बनाना। विकल्प डी शिक्षकों की कार्यक्षमता की नियमित जांच करना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का महत्व क्या है? विकल्प ए यह छात्रों को कक्षा में शांत रखती है। विकल्प बी यह अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है जिससे बच्चे सहजता से सीखते हैं। विकल्प सी ये केवल गृहकार्य पूरा करने में मदद करती है। विकल्प डी इसका भाषा सीखने में कोई संबंध नहीं। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी। जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, ये अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बनाती है, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है जिससे बच्चे सहजता से सीखते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।